देखो साइंस का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सारी काम की बातें होंगी और जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एनसीईआरटी को बेस रखा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो सैंडलवुड प्लांट है, क्या ये पार्शियल रूट पैरासाइट है? बिल्कुल है। देखो सैंडलवुड प्लांट मतलब क्या हुआ? चंदन का पेड़। अब ये चंदन का पेड़ क्या करता है? ये खुद तो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस खुद भी करता है, और ये क्या करता है, जो आसपास के पौधे होंगे, जो आसपास के पौधे होंगे उनसे क्या करता है, ये पोषण प्राप्त करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वहां से भी लेता है। तो इसको बोलेंगे पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक टर्म आया पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? ठीक, पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंड करेंगे। दूसरे का सेंस क्या हुआ, मतलब जो लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन पे डिपेंडेंट होंगे, उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, उनको बोलते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी। अब परजीवी का एक उदाहरण आपने देखा होगा, अमरबेल। अमरबेल का पौधा, अमरबेल यानी कि कस्क्यूटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो कस्क्यूटा क्या है, एक पैरासाइट है। तो देखो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब है यहाँ पे नेपेंथिस, ये क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या है, ये इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट क्या है, एनिमल। ठीक, तो नेपेंथिस, नेपेंथिस को पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट बोलते हैं इसको। कार्निवोरस प्लांट है ये, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाए उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर होता है जग लाइक, जग लाइक स्ट्रक्चर, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फोटोसिंथेसिस करता है बट इंसेक्टिवोरस भी होता है, मतलब इंसेक्ट को खाता है। आपको जैसे इमेज दिखाऊं, ये देखो कस्क्यूटा, आपने देखा होगा ये पेड़, ये जो बेल है ये अमर बेल है। ठीक, ये जो येलो कलर का फैला हुआ है ये क्या है, एक पैरासाइट है, यानी कि ये पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, अब पैरासाइट फंजाई भी होता है। तो फंजाई के बारे में भी बात करेंगे। देखो उससे पहले देखो ये है, ये पिचर प्लांट यानी कि नेपेंथिस, ये जग लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जग जैसा है। तो ये था। अब देखो हम बात करते हैं पैरासाइट की। पैरासाइट क्या होते हैं, अभी बताया था, जो लिविंग एंड एनिमल, मतलब लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे, उनको बोलते हैं पैरासाइट। इसका एग्जांपल हमने अभी देखा था कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या है, अमरबेल है। अब ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, पेड़ से, यानी कि प्लांट से। अब प्लांट होस्ट हो गया इसका, होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, अब आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड पे फफूंद लग जाती है, यानी कि उसको बोलते हैं फंजाई। काफी टाइम तक जैसे रोटी को भी रखे रखो तो क्या हो जाता है, उसमें एक ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखाई देता है, वही क्या है, वो फंजाई है। तो सेप्रोफाइट्स कांट प्रिपेयर देयर फूड, फूड नहीं बनाते हैं ये, ऑन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं सेप्रोफाइट। ठीक, तो इसका एग्जांपल फंजाई, जैसे ये देखो ब्रेड पे आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर का, ये सब क्या है, ये फंजाई है। अब यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे होता है। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है, प्रदूषण का सूचक भी है ये, प्रदूषण का सूचक।
इसीलिए लाइकेन को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। ये है इंडिकेटर स्पीसीज, प्रदूषण का सूचक है। अगर कहीं पे SO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पे लाइकेन नहीं दिखाई देते हैं। तो लाइकेन नहीं है इसका मतलब क्या है, वो प्रदूषित एरिया है। अब देखो, फंजाई और एल्गी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको लाइकेन बोलते हैं। तो फंजाई को बोलते हैं, इस पे फंजाई को क्या बोलते हैं, फंजाई को बोलते हैं माइकोबिएंट। माइकोबिएंट यानी कि लाइकेन का जो फंजाई वाला पार्ट है उसको माइकोबिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। और एल्गी वाले पार्ट को बोलते हैं फाइकोडोन, नहीं फाइकोबिएंट। फाइकोबिएंट क्यों, क्योंकि एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये हो गया। अब देखो यहां पे फंजाई आया है तो फंजाई के बारे में कुछ और बात करते हैं। फंजाई क्या है, फंजाई है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपना जो खाना है वो खुद नहीं बनाता है ये। और ये क्या है, एक पैरासाइट भी है। डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, उनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक, तो फंजाई में एक पैरासाइट का एग्जांपल है यूनिसेलुलर होता है। वो क्या होता है, यीस्ट। और मल्टी सेलुलर में आता है मल्टी सेलुलर पैरासाइट मशरूम। तो मशरूम क्या है, मल्टी सेलुलर फंजाई है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। और फंजाई क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो ये हो गया। और फंजाई की जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है ये। और जो इसकी सेल वॉल बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है चिटिन की। ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, यूकैरियोट्स के बारे में हमने बात कर ली थी। ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस कर रखी हैं। ठीक, अब देखो कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट बताया था अभी, क्या होता है, जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक, इंसेक्ट को खाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल एक तो वही नेपेंथिस, पिचर प्लांट, जग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और ध्यान रख लो इसका, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा और इसको बोलते हैं सनड्यू। ठीक, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। तो हमने देखना है, कोड हमें दिए हैं क्या, एस्केरिस क्या है। एस्केरिस क्या है, ये राउंड वॉर्म है। एस्केरिस है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म बोलते हैं नेमेटोड्स को। नेमेटोड, नेमेटोड क्या है, एक फाइलम है। ठीक, एस्केरिस क्या है, ये भी पैरासाइट होता है। ठीक, तो अब जैसे कुछ इंपोर्टेंट हैं, नेमेटोड्स, जैसे क्या हो गया, एक तो यही हो गया एस्केरिस। एस्केरिस का जो होस्ट होता है, अब ये पैरासाइट है तो इसका होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एस्केरिस। ठीक, और दूसरा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये भी एक नेमेटोड है। और नेमेटोड क्या होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, गोल गोल नेमेटोड। यहां से याद कर लेना, राउंड वॉर्म, गोल गोल नेमेटोड। ठीक है, तो वुचेरिया बैनाक्रॉफ्टी, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल गोल नहीं होता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ये वुचेरिया बैनाक्रॉफ्टी, ये इसका होस्ट भी ह्यूमन होता है, लेकिन इसमें जो वेक्टर होता है वो होता है मॉस्क्यूटो, मच्छर। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। इससे क्या होता है, इससे होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया डायरेक्टली रिलेट करता है
वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से। क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया इससे होता है, और फाइलेरिया को क्या बोलते हैं, फाइलेरिया बोलो या एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइसिस। ठीक, क्यूलेक्स मॉस्किटो से एक और रोग होता है जापानीज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो ये सब वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होते हैं, जो कि एक पैरासाइट है, क्या है, राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, नेमेटोड्स को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करी गई है मलेरिया पैरासाइट की। तो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट है, और प्लाज्मोडियम होता है एक प्रोटोजोआ ग्रुप का है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया पैरासाइट है। अब प्लाज्मोडियम से क्या होता है, प्लाज्मोडियम अगर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो काट ले, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो काट ले तो हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। अब सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो होता है फाल्सीपैरम। ये मोस्ट डेंजरस मलेरिया है, मोस्ट डेंजरस। ठीक है, ये वही प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम को कौन ले जाता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ले जाता है। तो ये एक प्रोटोजोआ है जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो कॉज करता है वो करता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक, तो हम देखो अब जाते हैं, अब किसके बारे में बात करें, अब करते हैं, देखो मलेरिया एस्केरिस क्या हो गया, एस्केरिस नेमेटोड है 3 नंबर। तो पहला ये है 3। मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्रोटोजोआ, तो बी का 4। ठीक है, काउ क्या है, काउ है मेमेलिया, और हाउस फ्लाई ऑर्थोपोडा। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 3 4 2, सी का 2 नहीं, सी का 1 होगा, और जो हाउस फ्लाई है वो है 2 यानी कि ऑर्थोपोड। अब यहाँ पे मेमेलिया की बात कर लेते हैं। मेमेलिया जो होते हैं उनमें होती है मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड। अब देखो जो मेमेलिया होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। और वैसे तो मोस्टली क्या होते हैं, ये बच्चे देने वाले होते हैं मेमेलिया, लेकिन अंडे देने वाले स्तनधारी 2 हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं प्लेटिपस एंड इकाइडिना। प्लेटिपस और इकाइडिना क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है इनमें, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ठीक, तो अंडे देने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवीपोरस। और जो बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीवीपोरस। ठीक, तो प्लेटिपस और इकाइडिना क्या हैं, ये हैं अंडे देने वाले स्तनधारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो गया ए, एस्केरिस नेमेटोड है, राउंड वॉर्म, मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ है, काउ है मेमेलिया, और हाउस फ्लाई क्या है, ये है आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आता है। ठीक, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है ये, ग्रुप ऑफ एनिमल, और इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, जैसे प्राउन हो गया, झींगा प्राउन, बटरफ्लाई तितली ऑर्थोपोड है, प्राउन ऑर्थोपोड है, तितली ऑर्थोपोड है, हाउस फ्लाई मक्खी ऑर्थोपोड है, स्पाइडर यानी कि बिच्छू ऑर्थोपोड है। तो इसके एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका ध्यान रखना। ठीक, अब देखो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो यहाँ से एस्केरिस, थोड़ा सा रिवीजन क्या है, राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, नेमेटोड को बोलते हैं। ठीक है, वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी ये भी पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट, तो वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी क्या है, पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से। तो वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी, इससे दो रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी क्या है, ये भी एक नेमेटोड है, नेमेटोड यानी कि राउंड वॉर्म। तो वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी से क्या कौन कौन से रोग होते हैं, एक होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस, और दूसरा कौन सा था, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो ये होते हैं वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से। मैमेलिया बताया था, 4 चैम्बर्ड हार्ट, मेमोरी ग्लैंड्स होती है इनमें, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मैमेलिया और अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या बोलते हैं, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंडे देने वाले को बोलते हैं ओविपोरस, और जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं वीविपोरस। तो ये हो गया अंडे देने वाले स्तनधारी, प्लेटिपस और इकाइडिना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। When hard water is evaporated completely, the white solid remains in the container. It may be due to presence of, देखो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जिनमें मिनरल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उनको बोलते हैं हार्ड वाटर। अब यहां से देखो, एक चीज पढ़ते हैं, हमने हार्डनेस पढ़ी थी, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है, ये होती है बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सल्फाइड, सल्फेट्स, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इनके कारण होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस को याद कर लो, टी बी, बी फॉर बाइकार्बोनेट्स, टी फॉर टेम्परेरी, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और ये दूर होती है बॉइलिंग, बॉइलिंग कर लो तो जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो मतलब दूर हो जाती है टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग करने से। ठीक, एक होता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए PCS याद कर लो, P फॉर परमानेंट, C फॉर क्लोराइड्स, S फॉर सल्फेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये ध्यान रखना, ये बॉइलिंग से दूर नहीं होती है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं इसको, परमानेंट हार्डनेस को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यानी कि इस पे क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट नहीं होते हैं। तो बाइकार्बोनेट किसमें होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है, ये बॉइलिंग से दूर हो जाती है। ठीक, अब देखो जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, जैसे कैल्गन मेथड, याद रखना कैल्गन मेथड। ठीक, कैल्गन मेथड में यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, Na2CO3। आयन एक्सचेंज, हाँ आ गया, देखो आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं इसको,
ये है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। और एक है रेजिंग मेथड, बस ध्यान रख लेना नाम इनका, रेजिंग मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्गन मेथड। इनसे क्या होती है, इनसे होती है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो Ca2+ आयन होते हैं और Mg2+ आयन होते हैं, इनको हटाना, इनको हटाना, ये होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं पहला मतलब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हार्ड वाटर है इज इवेपोरेटेड। हार्ड वाटर मतलब जिसमें मिनरल्स ज्यादा हों, बाइकार्बोनेट्स ज्यादा हों, क्लोराइड्स ज्यादा हों, सल्फेट्स ज्यादा हों। तो अब अगर इनको क्या करते हैं, इनको इवेपोरेट किया जाता है, हार्ड वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, तो क्या कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बचेंगे? देखो हार्ड वाटर है यानी कि बाइकार्बोनेट होंगे। अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ये अगर पानी के साथ जो वेपर होता है उसके साथ चले जाते हैं, ठीक, तो फिर बचता है कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है। अगर पानी में नहीं घुलेगा तो पानी के साथ भाप के साथ नहीं जाएगा। एक इनसॉल्युबल है तो ये तो बचेगा। अब देखो सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड एल्शियम, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या ये बचेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये बॉइलिंग से दूर नहीं होते हैं। अभी पढ़ा था, तभी इनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। तो बॉइलिंग से दूर हो जाते तो ठीक ही था, नहीं होते हैं तो ये तो बचेंगे ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया 1 2 3, ये हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की देखो, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए क्या बताया था, PCS, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, TB, टेम्पररी, B फॉर बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग से दूर हो जाती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए कुछ विधियां थी, जैसे कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, ठीक। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर किया जाता है जियोलाइट मेथड से, जियोलाइट मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। और तीसरा रेजिन मेथड, ठीक। देखो अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जेनरिक नेम ऑफ कैजुअल एलिफेंटाइटिस। तो एलिफेंटाइटिस किसके कारण होता है, वुचेरिया बेनाक्रॉफ्टी। ये क्या है, ये नेमेटोड है यानी कि राउंड वॉर्म, तो इससे होता है एलिफेंटाइटिस। और क्या होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये होता है, ध्यान रखना, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, कार्बन और ग्रेफाइट रॉड होती हैं जो, इनका यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में एज मॉडरेटर, मंदक के रूप में, फॉर सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन थ्रू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, देखो पहले तो ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसपे न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस कंट्रोल तरीके से किया जाता है। कंट्रोल ध्यान रखना, ठीक। अगर अनकंट्रोल होता है तो वो फिर एटम बॉम्ब बन जाता है। इससे क्या होता है, इससे एनर्जी निकलती है जो फिर बहुत जगह काम ला सकते हैं, जैसे बिजली बनाने के काम में आ जाती है, ठीक। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, जिसपे न्यूक्लियर फिजन होता है जो कंट्रोल तरीके से किया जाता है। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का नाभिक टूटता है, इस पे न्यूट्रॉन्स टकराता है और इसका नाभिक टूटता है, दो हल्के नाभिकों में, और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो देखो यूरेनियम 235 के नाभिक पर जब एक न्यूट्रॉन टकराता है, न्यूट्रॉन टकराया तो वो दो छोटे नाभिकों में टूटा, जैसे क्रिप्टन और बेरियम में, और 2 या 3 नए न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगर देखो ये न्यूट्रॉन्स को हम रोकेंगे नहीं तो ये दूसरे जो यूरेनियम 235 है उनके नाभिक से टकराएंगे, और उनके नाभिक से टकराएंगे तो फिर ये चेन रिएक्शन बन जाएगी, सेम चीज होगी। यूरेनियम टूटेगा क्रिप्टन और बेरियम में, फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराएंगे, फिर क्रिप्टन और बेरियम निकलेंगे, फिर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। तो ये अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो एटम बम में होता है ऐसा, ठीक। तो देखो नए उत्पन्न न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों से टकराते हैं, जिससे क्रमिक फिजन होते रहता है और ऊर्जा उत्पन्न होते रहती है। अगर ये कंट्रोल तरीके से किया जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, अनकंट्रोल परमाणु बम में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ये नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं, इनको रोकने के लिए तो जो मॉडरेटर यूज किया जाता है वो किया जाता है कार्बन
मतलब ग्रेफाइट की जो रॉड होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। यूरेनियम 235 वैसे टूटता किसमें है? बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम 141 और क्रिप्टन 92। यूज्ड इन हिरोशिमा बॉम्ब। हिरोशिमा में बेरियम 235 का यूज किया गया था। जो बॉम्ब था उसका नाम लिटिल बॉय था, छोटा हीरो, ऐसे याद कर लेना, छोटा हीरो, लिटिल बॉय। ठीक, तो हिरोशिमा ये हो गया। 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था अमेरिका ने जापान में। प्लूटोनियम 239, इसमें बनता है जीनन और जिरकोनियम, ये ध्यान रख लेना। नागासाकी बॉम्ब में यूज किया गया था प्लूटोनियम। फैटमैन बोला जाता है, नागा मोटा, ऐसे याद कर सकते हो। याद करने की ट्रिक है, नागा, नागासाकी में मोटा, मोटा मतलब फैटमैन का यूज हुआ था। तो मतलब फैटमैन जो बॉम्ब है उसका नाम रखा गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिराया था हिरोशिमा में। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन गिराया था। ये सब एटम बॉम्ब है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इनका यूज क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन आर मेड फास्ट, न्यूट्रॉन को फास्ट नहीं बनाया जाता है, गलत। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो ये भी फास्ट वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन्स आर मेड स्लो, न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो, उनमें जो सबसे ज्यादा जो हमारे देश में है वो सबसे ज्यादा ग्रॉस कैपेसिटी है कुडनकुलम, ये है तमिलनाडु में। लगभग 2000 मेगावाट इसकी ग्रॉस कैपेसिटी है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा ग्रॉस कैपेसिटी किसकी है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु। बाकी देखो, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, मद्रास तमिलनाडु में है। ये सब क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन? ये है, देखो पहले तो ये देखो चित्र, देखो ये किडनी है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी से आया यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां से गया यूरेथ्रा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया किडनी, किडनी से यूरेटर्स, फिर ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरेथ्रा लास्ट में आएगा, किडनी बीच में, किडनी से तो शुरू हो रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत, यूरेथ्रा लास्ट में होता है। ठीक, तो देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो पहले तो ये देखो कि किडनी क्या होती है। किडनी का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरा टाइप का। ठीक, और इसका एक पेयर होता है, ये देखो जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ा ऊपर होती है। ठीक, और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। किडनी का जो काम होता है वो क्या होता है? यूरिन बनाना, यूरिन फॉर्मेशन, फिल्टर करता है ब्लड को, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ठीक, एसिड बेस का जो बैलेंस बनाता है, एसिड बेस बैलेंस। जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4। ये कौन मेंटेन करता है? ये किडनी मेंटेन करती है। ठीक, और वाटर सॉल्ट का बैलेंस भी करता है, वाटर सॉल्ट बैलेंस। तो ये थे, देखो तो यहां पे कुछ समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। देखो रीनल आर्टरी क्या होती है? रीनल आर्टरी मतलब जो अनफिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी में लाती है, किडनी में लाई अनफिल्टर्ड ब्लड। कौन? रीनल आर्टरी। रीनल वेन क्या होता है? जब फिल्टर हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है ब्लड, उसको बॉडी में ले जाती है। तो रीनल वेन क्या होती है? जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको बॉडी में ले जाती है। और रीनल आर्टरी क्या होती है? अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी में लाई। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसको समझने का, देखना ये क्या है? किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है,
ये बाहर से देखने पर ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो अभी हमने नेफ्रॉन की बात करी थी। नेफ्रॉन क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, तो नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है। नेफ्रॉन करता है, ये है किडनी, किडनी के अंदर की बातें देखेंगे अभी। देखो ब्लड को फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन। जरूरी पदार्थों को एब्जॉर्ब भी करता है, और अनवांटेड जो सब्सटेंस है उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। तो देखो नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर होता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स क्या है, ये देखो, ये बाहर वाला पार्ट, जो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला जो अंदर वाला पार्ट है। ठीक, अब होता क्या है, जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन के अंदर बोमेन्स कैप्सूल होता है। बोमेन्स कैप्सूल ये कॉर्टेक्स में होता है, और ग्लोमेरुलस जो एक ग्लोमेरुलस होता है उसके चारों ओर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। देखो ये बोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, ये छल्ला टाइप का। ये छल्ला किसका है, कैपिलरीज का है, ब्लड वेसल का है। ठीक, तो ग्लोमेरुलस के चारों ओर होता है बोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होता है, देखो ब्लड जो भी है, अनफिल्टर्ड ब्लड है, वो किडनी में आया, किडनी से वो नेफ्रॉन में गया। ठीक, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन के बाद अंदर की बातें चल रही है, अब फिल्ट्रेशन शुरू हो रहा है। देखो ग्लोमेरुलस टू बोमेन्स कैप्सूल, यहां पे हाई प्रेशर पे फिल्ट्रेशन होता है। ये नेफ्रॉन के अंदर की बातें चल रही है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन हुआ। रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो भी सब्सटेंस हैं अगर वो बॉडी को चाहिए तो ये क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है रीएब्जॉर्प्शन, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ये यहां से शुरू हुई, और ये क्या है, ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। तो इनके बीच में जो है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट है ना। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की। किडनी क्या है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक, उसमें आता है। तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, सीक्रेशन। सीक्रेशन कहां पे होता है, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में होता है सीक्रेशन। यानी कि अगर कोई ऐसे पदार्थ हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो भी बना यूरिन के साथ उसमें वो घुल जाता है। ठीक, मतलब यूरिन के साथ चले गया। अब क्या होता है, ये जो सीक्रेशन होता है, इसके बाद जो यूरिन है और यूरिन में जो भी है सब्सटेंस जो नहीं चाहिए उसको बोलते हैं सीक्रेशन। फिर ये कैपिलरी, ये कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट ये है। अब यूरिन गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट खुलती है फिर रीनल पेल्विस में। यानी कि देखो रीनल पेल्विस कहाँ है, ये है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर की बातें चल रही थी। तो रीनल पेल्विस के बाद जो यूरिन है वो जाता है यूरेटर में। ठीक, यूरेटर से कहां जाता है, ये देखो यूरेटर है ये। ठीक है, पाइप जैसी संरचना है यूरेटर। यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जाता है यूरेथ्रा। फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, एक और है ये इफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या होते हैं, देखो इफरेंट, देखो पहले देखते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या करता है, ये ब्लड को लाता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस उसमें लाता है। और इफरेंट ये आर्ट्रियोल क्या करता है, ये ब्लड को आउट करता है ग्लोमेरुलस से। ये ध्यान रखना। अब लूप ऑफ हेनले क्या है, लूप ऑफ हेनले पीसीटी और डीसीटी के बीच में जो भी ये कैपिलरीज हैं, इनका जो लूप है उसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक,
ये डीसीटी और पीसीटी के बीच में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में।